क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है या फिर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करके चुनाव परिणाम को बदला जा सकता है। वर्तमान समय में अपने देश में ये चर्चा आम हो चुकी है कि ईवीएम के माध्यम से या एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी हो रही है और वोट चोरी करके चुनाव के परिणाम को बदला जा सकता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि ईवीएम कार्य कैसे करती है या हमारी पूरी चुनाव प्रक्रिया ईवीएम के माध्यम से चलती कैसे है। इस वीडियो को देखने के बाद आप पार्टी और पॉलिटिक्स दोनों से ऊपर उठकर अपनी बुद्धि का प्रयोग करके नतीजे पर पहुंचना कि क्या व्यावहारिक रूप में यह संभव है कि ईवीएम में के माध्यम से चुनाव का परिणाम बदला जा सकता है। तो सबसे पहली बात, ईवीएम 3 यूनिट से मिलकर बनती है, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट। इन तीनों को जब जोड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार होती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ईवीएम बाहर के किसी भी डिवाइस से कनेक्ट नहीं होती है। इसे बाहर से बिजली की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी अपनी बैटरी होती है। इसमें ब्लूटूथ नहीं होता, इसमें वाईफाई नहीं होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से इसे जोड़ा नहीं जा सकता। प्रक्रिया क्या होती है? सबसे पहली बात, ईवीएम का प्रयोग करने के लिए एक ट्रेनिंग होती है। जो पोलिंग पार्टी है या चुनाव कराने वाली जो टीम है उसको पहले ट्रेनिंग दी जाती है। उस ट्रेनिंग के बाद उनको ईवीएम हैंड ओवर की जाती है। अब आता है मतदान का दिन। जब मतदान का दिन आता है तो मतदान प्रक्रिया शुरू होने से पहले इसकी फिर से एक टेस्टिंग होती है और एक मॉक पोल किया जाता है। इस दौरान सभी पॉलिटिकल पार्टी के या फिर उस चुनाव क्षेत्र से खड़े होने वाले जितने भी उम्मीदवार हैं उन सबके एजेंट मतदान केंद्र पर होते हैं। उन एजेंट के सामने मॉक पोल होता है। मॉक पोल से मतलब ये हुआ कि जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनको मसलन 5-5 या 10-10 वोट किए जाते हैं। सभी के वोट होने के बाद फिर उसे क्लोज़ किया जाता है। क्लोज़ करने के बाद रिज़ल्ट चेक किया जाता है। रिज़ल्ट जब डिस्प्ले होता है तो जितना वोट आपने डाला था, जिस कैंडिडेट को जितना वोट डाला था उतना उसमें डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर डिस्प्ले हो रहा है तो फिर उसके बाद में उसको क्लियर कर दिया जाता है। क्लियर करने का मतलब ये हुआ कि जो मॉक पोल हुआ है उस मॉक पोल को पूरी तरीके से हटा दिया जाता है। अब ईवीएम का जो स्कोर होता है वो 0-0 होता है, मतलब उसमें कोई वोट नहीं होता है। इसके बाद सभी एजेंट जब संतुष्ट हो जाते हैं तो ईवीएम को सील कर दिया जाता है। ईवीएम को सील करने के बाद फिर मतदान प्रक्रिया आरंभ होती है। ध्यान रखने वाली बात है कि जब मतदान प्रक्रिया चल रही होती है तो सभी राजनीतिक दलों के या सभी उम्मीदवारों के एजेंट वहाँ बैठे रहते हैं जो ये देखते हैं कि मतदान प्रक्रिया सही तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है। ये मतदान प्रक्रिया सामान्यतः पोलिंग पार्टी के 6 सदस्यों के माध्यम से चलती है, जिनमें 4 मेंबर वो होते हैं जो मुख्य जो निर्वाचन से संबंधित अधिकारी है जिसे प्रेसाइडिंग ऑफिसर कहा जाता है वो होता है। फिर PO 1, 2, 3 ये अधिकारी होते हैं और साथ ही साथ 2 पुलिस के जवान होते हैं। यानी सामान्यतः ये 5 से 6 लोग हैं जिनके बीच में या जिनके माध्यम से ये प्रक्रिया चलाई जा रही होती है। जब मतदान समाप्त हो जाता है तो ये चेक किया जाता है कि टोटल वोट कितने पड़े। टोटल वोट की जब टैली की जाती है और एजेंट के पास भी पूरा रिकॉर्ड रहता है, जब टैली हो जाती है कि ठीक है 1000 वोट पड़े, ये उसमें जब डिस्प्ले हो जाता है, वे लोग जब संतुष्ट हो जाते हैं तो ईवीएम को उन सब के सामने फिर से दूसरी बार उसको सील कर दिया जाता है। जब उसको सील किया जाता है मतलब क्लोज़ किया जाता है तो क्लोज़ करते समय कंट्रोल यूनिट पर कुछ चीज़ें डिस्प्ले होती है। मसलन पहली बात ये डिस्प्ले होता है कि किस समय इसको क्लोज़ किया गया। दूसरा, क्लोज़ करने की तारीख डिस्प्ले होती है और जिस समय क्लोज़ किया गया उस समय ईवीएम में बैटरी कितनी है वो भी उस पर डिस्प्ले होगा और साथ ही साथ टोटल वोट कितने डले, मतलब समय, तारीख, बैटरी और टोटल डाले गए वोट डिस्प्ले हो जाते हैं। जब सभी एजेंट संतुष्ट हो जाते हैं तो वो इस पर सील करने की अनुमति प्रदान करते हैं। सक्षम अधिकारी के सामने उसको सील कर दिया जाता है। इसके बाद जो जो डेटा उसमें प्राप्त हुआ था वो सारे डेटा रिटर्न में सभी एजेंट को दे दिया जाता है। अब मतदान की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। इसके बाद ईवीएम को जमा करवा दिया जाता है मतगणना केंद्र पर या वहाँ उस स्थान पर जहाँ उसको जमा कराना है। जहाँ ईवीएम को जमा करवाया जाता है वहाँ पर CCTV कैमरा होते हैं, वहाँ पर हाई सिक्योरिटी होती है और साथ ही साथ उस केंद्र के बाहर विभिन्न राजनीतिक दलों के जो एजेंट हैं वो ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद आता है मतगणना का समय। जब मतगणना आरंभ होती है तो सबसे पहले बैलेट पेपर की गणना की जाती है। बैलेट पेपर की गणना के बाद अब नंबर आता है ईवीएम का। ईवीएम की जब गणना होगी या ईवीएम को जब खोला जाएगा तो वापस से सभी पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंट के सामने उसे खोला जाएगा। जिस समय उसे खोला जाएगा
उस समय वो डेटा मिलान किया जाएगा जो क्लोज करते समय दिया गया था। मतलब कितनी बजे क्लोज की गई, कितनी बैटरी थी, कितने टोटल वोट पड़े थे और किस तारीख को क्लोज की गई। जब ये डेटा मिल जाता है तब उसको ओपन किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एजेंट है, जो मतगणना के समय मौजूद थे और जो मतदान के समय मौजूद थे, जब वो संतुष्ट होते हैं तब मतों की गणना आरंभ होती है। जब मतगणना आरंभ होती है तब टोटल जो वोट है, रिजल्ट है, उस पर क्लिक किया जाएगा। इससे उतने ही वोट दिखाई देंगे डिस्प्ले में जितने मतदान के समय हुए थे। इसके बाद रेंडमली 5% वीवीपैट की भी गणना की जाती है। वीवीपैट में ये देखा जाता है कि पर्टिकुलर जो दल है उस दल को इतने इतने वोट मिले या नहीं मिले। और रेंडमली का मतलब ये हुआ कि 5 ईवीएम या 10 ईवीएम, जितनी भी ईवीएम है, आप उसकी गणना करेंगे और उसको पाएंगे कि अगर 1000 वोट थे और 1000 वोट में से कैंडिडेट ए को 300 मिले, कैंडिडेट बी को 400 वोट मिले, तो वीवीपैट में भी उतने वोट प्राप्त हो रहे या नहीं हो रहे। अगर प्राप्त हो रहे हैं, इसका मतलब आपकी जो चुनाव प्रक्रिया थी वो पूरी तरीके से क्या थी, पारदर्शी थी। इसके बाद अगर जीत का अंतर बहुत ज़्यादा होता है, कई हज़ारों में होता है, तो उसको क्लियर कर दिया जाता है। लेकिन जीत का अंतर कम है, मसलन 2 वोट, 5 वोट, 10 वोट, 100 वोट, 200 वोट या 500 वोट या 1000 वोट, तो फिर कुछ समय के लिए ईवीएम को सुरक्षित रखा जाता है, ताकि अगर किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो तो डिस्प्यूट के बाद ईवीएम से पुनः मतों की गणना की जा सके। अब इससे भी बड़ी बात, भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है कि एक बूथ पर अगर 1500 से अधिक मतदाता है तो फिर बूथ की संख्या बढ़ा दी जाए। मतलब सामान्यतः इस बात पर फोकस किया जाता है कि एक बूथ पर 1500 से के लगभग हमें मतदाता है तो एक ईवीएम देना है, यानी कि लगभग एक ईवीएम में अधिकतम 1500 वोट आएंगे। हालांकि उसकी क्षमता अधिक होती है, पर 1500 से ज़्यादा वोट होते ही एक बूथ बदल दिया जाता है। अब भारत निर्वाचन आयोग इस पर भी प्रयास कर रहा है कि 800 से अधिक अगर मतदाता है तो एक नया बूथ बना दिया जाए, ताकि चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको आसानी से चलाया जा सके। अब जो 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, उन चुनावों में भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार कुल 64 करोड़ मत पड़े थे। इन 64 करोड़ मतों के लिए लगभग 55 लाख ईवीएम प्रयोग में ली गई थी, और इन 55 लाख ईवीएम को चलाने के लिए और पूरी मतदान प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए लगभग 1.5 करोड़ के आसपास कर्मचारी लगे हुए थे। तो क्या ऐसी स्थिति में ईवीएम को छेड़ना, ईवीएम को हैक करना और उसके माध्यम से चुनाव का परिणाम बदल देना क्या व्यवहारिक रूप में संभव है? ऐसा तब ही है जब 1.5 करोड़ जो पोलिंग बूथ के जो कर्मचारी थे, यानी मतदान प्रक्रिया को संपन्न करने वाले जो लोग थे, उन सबके मस्तिष्क में इस प्रकार की बात चल रही हो और उन सबकी सरकार के साथ सेटिंग हो गई हो या निर्वाचन आयोग के साथ सेटिंग हो गई हो, तो ये संभव होगा, अन्यथा नहीं होगा। वर्तमान समय में सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का युग है। क्या ऐसी स्थिति में ये संभव होगा कि लगभग एक ईवीएम जिसमें 1000 से 1500 वोट आ रहे हैं, प्रत्येक ईवीएम को बदला जा रहा हो, उसको रीसेट किया जा रहा हो, उसमें मतों में आवश्यक बदलाव किया जा रहा हो? ये सोचने का विषय है। तो आप अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर सोचिए कि क्या 1.5 करोड़ कर्मचारियों को और 55 लाख ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करके चुनाव का परिणाम बदलना इतना आसान कार्य है? और इतना आसान है भी सही, तो क्या वो अभी तक किसी के सामने नहीं आया? किसी ने इसका वीडियो नहीं बनाया या वीडियो करके सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं किया कि देखो किस तरीके से ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा रही है? तो अब सोचना आपको है कि क्या ये व्यवहारिक रूप में संभव है। थैंक यू।